हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड की पाठशाला। तो जैसा कि हम चैप्टर 1 पेपर 5A का जेंडर इश्यूज़ कर रहे थे और सेक्शन 1.4 पे हम पहुंच चुके थे। तो फाइनली ये लास्ट वीडियो है सेक्शन 1.4 की और आज ही सेक्शन 1.4 को हम कंप्लीट कर देंगे। इसमें आखिरी जो टॉपिक्स बचे हैं वो दो ही टॉपिक्स बचे हैं, एक रेस और एक डिसेबिलिटी। एथनिसिटी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम आगे कवर करते हैं मीनिंग ऑफ रेस। Race has no fixed meaning. Some people identify race closely with skin color. The experience of racism is not confined to colors. Race is socially and legally constructed and its meaning varies across time and place. तो रेस जो है उसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, क्योंकि डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट उसको मीनिंग देते हैं, रेस को डिफरेंट तरीके से समझते हैं। कुछ पीपल जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो रेस को स्किन कलर से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ब्लैक और वाइट। तो ये ब्लैक एंड वाइट का जो डिफरेंस करते हैं उसको रेस कहते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ रेसिज्म इज़ नॉट कन्फाइंड टू कलर्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि रेसिज्म जो है वो सिर्फ कलर्स तक ही सीमित है। रेस इज़ सोशली एंड लीगली कंस्ट्रक्टेड एंड इट्स मीनिंग वेरीज अक्रॉस टाइम एंड प्लेस। तो रेस जो है वो सोशली और लीगली कंस्ट्रक्ट होती है, इसका मीनिंग जो है वो सोशली अलग है, लीगली अलग है, और ये टाइम और प्लेस के हिसाब से इसका मीनिंग चेंज होता रहता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि इसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो रेस के अंडर कवर होती हैं। Many scientists continue to point out that race does not exist in any scientific sense. A race is a group of people thought to share certain distinctive physical characteristics such as facial structure और skin color. तो कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि रेस जो है वो साइंटिफिक सेंस में एग्जिस्ट नहीं करती। मीन्स साइंस में रेस का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। रेस जो है वो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनका सेम फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं फेशियल स्ट्रक्चर सेम है या स्किन कलर सेम है, तो वो सेम रेस के हो गए। रेशियल करेक्टरिस्टिक्स आर थॉट टू बी बायोलॉजिकल इनहेरिटेड. Sociologists define race as a concept that is used to signify different types of human bodies. अब रेशियल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऐसा माना जाता है कि बायोलॉजिकली बाय बर्थ ही जो हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं हमारे पेरेंट्स से। तो अगर ऐसा ग्रुप है, जैसे कि हम अफ्रीकन्स की बात करें तो उनके स्किन कलर देखा होगा या उनके हेयर देखो कैसे होते हैं, तो वो इनहेरिटेड हैं, उनके पेरेंट्स से ही बच्चों में वो चीज़ें आती हैं, तो वो एक रेस हो गई उनकी। तो रेशियल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बायोलॉजिकली इनहेरिटेड होते हैं। और सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि रेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दैट सिग्निफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज़। तो ह्यूमन बॉडीज़ को जो शो करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी को सिग्निफाई करता है, उसे रेस कहा जाता है। देयर इज़ नो बायोलॉजिकल बेसिस फॉर रेशियल क्लासिफिकेशन। द टर्म रेस or racial group refers to divide the human species according to physical characteristics that are inherited. तो रेस अभी जैसा कि हमने पढ़ा, या रेशियल ग्रुप वही बात है कि रेशियल ग्रुप किस बेसिस पे डिवाइड होता है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड होता है, जो कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज ह्यूमन रेशियल टाइप्स आर दोज बेस्ड ऑन विजुअल ट्रेट्स सच एज स्किन कलर, फेशियल फीचर्स और टाइप ऑफ हेयर। तो मेनली जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं रेस की, वो ऐसे फैक्टर्स पे होती हैं जो कि विजुअल ट्रेट्स हैं, विजिबल फैक्टर्स हैं, जो कि हम फिजिकल बॉडी में हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि स्किन कलर, फेशियल फीचर्स हो गए, हेयर का कलर कैसा है, हेयर का टाइप कैसा है। ये सारे क्लासिफिकेशन है कि किस हिसाब से, किस बेसिस पे डिवीज़न की जाएगी रेस की। In biology, a race is a population, a group within a species. The race will show differences from other groups in the species, but not so much as to form a subspecies. तो रेस के अंदर जो हैं ग्रुप्स जो हैं वो स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंसेस शो होती हैं, उस बेसिस पे रेस को जो है वो डिवाइड किया जाता है। ऐसे ही हमने कल पिछली वीडियो में एथनिसिटी पढ़ा था, तो अब आपको एथनिसिटी और रेस के बीच में मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। एथनिसिटी जो था वो किस बेसिस पे डिवीज़न हो रही थी, उसमें बायोलॉजिकल करेक्टर्स नहीं थे, इसमें बायोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, मतलब बाय बर्थ जो करेक्टर्स आ रहे हैं हमारे पेरेंट्स से, उनके बेसिस पे जो डिवीज़न किया जा रहा है, या फिज़िकल अपीयरेंस के बेसिस पे जो डिवीज़न किया जा रहा है, उसे रेस कहा गया है। और एथनिसिटी में क्या था, नेशनल ओरिजिन, नेशन जो है
या फिर प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो सेम थी, तो उसके हिसाब से एथनिक ग्रुप जो है या फिर कस्टम्स वगैरह हम कह सकते हैं वो सेम थे, बिलीव्स लोगों के सेम थे, उस बेसिस पे जो हम ग्रुप्स डिवाइड कर रहे थे उसे हमने कहा था एथनिक ग्रुप। चलिए एक ये लास्ट टॉपिक जो है डिसेबिलिटी, इसको और एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी। अ डिसेबिलिटी इज़ फिजिकल और मेंटल कंडीशन विच हैज़ अ लॉन्ग टर्म एंड सब्सटेंशियल इफेक्ट ऑन योर डेली life. You are disabled under the Equality Act 2010 if you have a physical or negative effect on mental impairment that has a substantial and long term negative effect on your ability to do normal daily activities. तो वैसे डिसेबिलिटी का मीनिंग तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि डेली लाइफ में काफ़ी बार सुनने को मिलता है ये डिसेबिलिटी वर्ड। तो डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे फिज़िकली या मेंटली कोई पर्सन जो है वो उतना एबल नहीं है जितने कि बाकी पर्सनस हैं, कुछ कमी को हम कह सकते हैं डिसेबिलिटी। अब ये डिसेबिलिटी पे एक एक्ट भी है, इक्वालिटी एक्ट 2010। इसके बेसिस पे हम डिसेबल कब कहलाते हैं, ये कुछ आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी कंडीशंस होती हैं इस एक्ट के अंदर जिस बेसिस पे किसी भी पर्सन को डिसेबल डिक्लेयर किया जाता है। सम कंडीशंस आर ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज अ डिसेबिलिटी अंडर इक्वालिटी एक्ट। इफ़ यू फेस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ इट यू कैन make claim for unlawful discrimination. The Equality Act 2010 says you must not be discriminated against because of your disability. The following conditions are automatically treated as a disability under the Equality Act. तो अब ये कुछ conditions हैं। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि अगर हम डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं तो इक्वालिटी एक्ट जो है ये कहता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी डिसेबिलिटी के बेसिस पे हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कहीं भी, किसी भी एरिया में अगर हम डिसेबल हैं तो उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब ये कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं जिसके बेसिस पे अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हम इक्वालिटी एक्ट 2010 के अंडर आएंगे और इसके अगेंस्ट हम एक केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं ये पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट इज़ कैंसर। कैंसर अगर किसी पर्सन को है तो वो डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। सेकेंड इज़ HIV इन्फेक्शन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सीवियर डिसफिगरमेंट। दिस डज नॉट इंक्लूड टैटूज एंड पायर्सिंग्स। अब ये सीवियर डिसफिगरमेंट्स में क्या होता है, जैसे कोई बॉडी पार्ट जो है वो उस शेप का नहीं है या डिसफिगर्ड है तो ये डिसेबिलिटी के अंदर आता है, लेकिन इसके अंदर टैटूज़ या पायर्सिंग्स नहीं आएंगी। जैसे कुछ लोग खुद से ही टैटूज़ बनवा लेते हैं, उसकी वजह से कोई डिसफिगरमेंट हो गई तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं आएंगी, ये बाय बर्थ होनी चाहिए। इफ़ यू आर सर्टिफाइड ब्लाइंड, सीवियरली साइट इम्पेयर्ड और पार्शियली साइटेड बाय अ कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो अगर इम्पेयरमेंट है हमें वन आई में या बोथ आइज़ में, या हम ब्लाइंड हैं, तो अगर किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने या फिर कोई डॉक्टर ने अगर हमें ये कंसल्ट करके ये कह रखा है, सर्टिफिकेट है इसका हमारे पास किसी डॉक्टर का, तो उसके अंडर भी हम डिसेबल कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ there are some other types of special and mental conditions which might be treated as disability under the Equality Act. अब ये कुछ और टाइप्स ऑफ फिजिकल और मेंटल कंडीशंस हैं जिसके अंडर हम डिसेबल कहलाते हैं। प्रॉब्लम्स विद योर साइट और हियरिंग। किसी को साइट दिखने में दिक्कत है या हियरिंग में प्रॉब्लम है तो उसे डिसेबल कहलाएंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आपने देखा होगा जिनको लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लर्न ही नहीं होता उनको, तो ये भी जो है ये एक डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज सच एज डायस्लेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया। अब ये डायलेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? डायस्लेक्सिया जो है वो तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जो चिल्ड्रन है वो करेक्ट प्रोनंसिएशन वगैरह नहीं कर सकते, उनको कम्युनिकेट करने में, रीडिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो डायलेक्सिया में आता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, रीडिंग प्रॉब्लम। और डिस्प्रेक्सिया जो है वो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और बॉडी से रिलेटेड, मींस उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं किसी भी चाइल्ड के ढंग से मूवमेंट वगैरह नहीं कर पा रहे तो उसको हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि माइंड तो बिल्कुल सही चल रहा है बच्चे का, लेकिन बॉडी पार्ट्स जो हैं वो उतनी स्पीड से या उतनी फुर्ती से काम नहीं कर पा रहे जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन के होने चाहिए, तो ये भी डिसेबिलिटी के अंडर आता है। नेक्स्ट इज़ ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। ये जो डिसऑर्डर है ये होता है ब्रेन का डिसऑर्डर और ये बाय बर्थ ही जो है पेरेंट से इनहेरिट हो जाता है
न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर। तो ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये भी एक डिसेबिलिटी के अंडर आता है अंडर इक्वालिटी एक्ट। प्रोग्रेसिव कंडीशन सच एज मोटर न्यूट्रॉन डिसीजेज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड फॉर्म्स ऑफ डिमेंटिया, ये भी जो है नर्व्स के, ब्रेन के जो हैं सिम्टम्स हैं, काफ़ी सारे मस्कुलर मूवमेंट के सिम्टम्स हैं जो कि इक्वालिटी एक्ट के अंडर डिसेबल्ड पर्सन के कंडीशंस में इंक्लूड होते हैं। ये कुछ कंडीशंस और हैं। कंडीशंस वेयर द इफ़ेक्ट्स वेरी ओवर टाइम। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें इफ़ेक्ट्स जो हैं चेंज होते रहते हैं पर्सन के ऊपर, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। इफ़ेक्ट्स कुछ कंफर्म नहीं है, कभी ब्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, कभी रीडिंग डिफ़िकल्टी आ रही है, तो पूरा जो है डेवलप्ड नहीं हो पाया पर्सन जो है उसका माइंड, ब्रेन, तो ये सारी चीज़ें भी डिसेबिलिटी के अंडर आएंगी। कंडीशंस विच इफेक्ट सर्टेन ऑर्गन सच एज हार्ट डिसीजेज, अस्थमा, स्ट्रोक्स, ये सारी भी डिसेबिलिटी हैं। इम्पेयरमेंट ड्यू टू इंजरी टू द ब्रेन, ब्रेन की तो हम बात कर ही चुके हैं कि अगर ब्रेन में कोई इंजरी है उसकी वजह से इम्पेयरमेंट आ गई है अगर चाइल्ड में, तो वो भी डिसेबिलिटी के अंडर आएगा। मेंटल हेल्थ कंडीशंस एग्जांपल डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स, schizophrenia, obsessive compulsive disorders, you will have to prove the condition as a long term and substantial effect on your daily life। अब ये डिप्रेशन और ये जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं ये सारी चीज़ों का हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट, क्योंकि ऐसे कई लोग कहते हैं कि हमारे डिप्रेशन है, तो ऐसे नहीं माना जाएगा कि डिप्रेशन है और आप डिसेबल्ड हो। उसका इफ़ेक्ट हमें दिखाना होगा कि हमारी डेली लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा ये डिप्रेशन जो है इफ़ेक्ट कर रहा है, किसी डॉक्टर की हम हेल्प ले रहे हैं या डॉक्टर के द्वारा कंसल्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट्स में दिखानी होंगी, तभी हम इस एक्ट के अंदर जो हैं डिसेबल्ड में आएंगे। चलिए ये टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी और पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, कौन कौन से डिस्क्रिमिनेशन जो है डिसेबल्ड लोगों के साथ होते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जैसे किसी हम वर्क प्लेस में गए एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए, तो डायरेक्टली अगर हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए मना कर दिया गया कि आपके डिसेबिलिटी की वजह से नहीं रखेंगे, तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में ये कंडीशंस आती हैं जहाँ पे डिसेबिलिटी की वजह से डायरेक्टली जो है आपको वो कंडीशंस नहीं प्रोवाइड की गई जो कंडीशंस आपको मिलनी चाहिए थी, या जो आपके राइट्स थे वो आपको नहीं प्रोवाइड किए गए। ये है डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब ये डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से। मान लीजिए आप कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए गए और वहाँ पे ऐसी कंडीशंस थी कि आपको सिटिंग में ही सारा काम करना है और बहुत ही हार्ड वर्क है, बैठने के लिए उसमें पूरा दिन बैठना है, तो आपकी जो बैक है उसमें इफ़ेक्ट होगा और बैक पेन की कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही डिसेबिलिटी है कि आप नहीं बैठ सकते ज़्यादा देर, तो वो आपको मना कर देंगे किस बेसिस पे, बिकॉज ऑफ द वर्किंग कंडीशंस, क्योंकि वर्किंग कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर आप उसमें काम करेंगे तो वो आपको सूट नहीं करेंगी, तो उस वजह से आपको जॉब के लिए मना कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन होती हैं जो कि डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली आपको असर कर रही हैं, क्योंकि वर्किंग कंडीशंस ऐसी हैं हर एक एम्प्लॉय के लिए अप्लाई हो रही हैं। नेक्स्ट इज़ हरासमेंट। अब हरासमेंट तो बहुत ही कॉमन है कि आपको किसी भी आपके डिसेबिलिटी की वजह से आपको हरास किया जा रहा है, आपको उस बेसिस पे बार बार ये दिखाया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है कि आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, हरास किया जा रहा है, तो उसे ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है डिसेबिलिटी की वजह से। नेक्स्ट इज़ विक्टिमाइजेशन। ये भी एक वैसा ही है कि आप विक्टिम हो डिसेबिलिटी की वजह से, आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, तो वो विक्टिमाइजेशन के अंदर आता है और ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही है। डिस्क्रिमिनेशन अराइजिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, ये वही बात हो गई कि अगर आपके कोई डिसेबिलिटी हो गई है उसकी वजह से अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसे वो आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन अराइजिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। कहीं ना कहीं ये जो सारे डिस्क्रिमिनेशन के टाइप्स हैं ये एक तरह से सेम ही हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो डिसेबिलिटी की वजह से हो रहा है, थोड़ा वो डिफरेंस है, तो वो एक बार आपको ध्यान से अगर आप समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फेलियर ऑफ मेकिंग रीज़नेबल एडजस्टमेंट। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट में, कहीं पे आप मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट के लिए गए, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं,
वहाँ पे जो एम्प्लॉई जो आप एम्प्लॉय हो और आप उसके लिए इंटरव्यू वगैरह के लिए गए, तो जो एम्प्लॉयर है वहाँ पे, जो आपको जॉब प्रोवाइडर है, जॉब प्रोवाइड कर रहा है, वो ऐसी एडजस्टमेंट्स नहीं क्रिएट कर पाया या ऐसी कंडीशंस आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया अगर आप डिसेबल हो, कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो या आप उसमें सूट कर सकें उन कंडीशंस में, तो उसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी इसी के अंदर ही आता है। फेलियर ऑफ मेकिंग रीजनेबल एडजस्टमेंट मीन्स ऐसी कंडीशंस वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया कि आप उसमें सूट कर सको एज अदर एम्प्लॉयज़। बाकी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिसेबल्ड नहीं हैं, तो वो तो इजीली उन कंडीशंस में सूट हो गए, लेकिन आप डिसेबल्ड हो तो उन कंडीशंस में आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं, और जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब प्रोवाइडर है, वो आपको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा कि आप उसमें सेटल हो सको या अच्छे से वहाँ काम कर सको। तो ये वाली कंडीशंस जब अराइज हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं फेलियर ऑफ मेकिंग रीजनेबल एडजस्टमेंट। एक ये लास्ट टॉपिक और है सेक्शन 1.4 का, स्टेप टुवर्ड्स डिसेबल्ड इक्वालिटी। अब क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए कि डिसेबल्ड जो हैं उनके साथ इक्वल बिहेव किया जा सके, उनकी इक्वालिटी का ध्यान रखा जा सके। पे अटेंशन, तो अब सबसे पहले हमें अटेंशन पे करनी चाहिए। इससे क्या मतलब है कि जो अगर पर्सन कोई डिसेबल्ड है तो उसकी तरफ अटेंशन पे करो, उसको थोड़ा टाइम दो, उसकी हेल्प करो। ऐसा नहीं कि इग्नोर किया उनको या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करी, वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनकी तरफ अटेंशन पे करो, उनको स्पेशल फील करवाने की कोशिश करो। इस तरीके से नहीं कि तुम डिसेबल्ड हो तो हम तुम्हें स्पेशल फील करवा रहे हैं, ये भी नहीं फील होना चाहिए। स्पेशल फील करवाने से मतलब ये है कि उनकी खुशियों का ध्यान रखो, उनको ये चीज़ ना फील हो कि हम बाकी पर्सन से जो हैं अलग हैं। उनको अपनी फैमिली की तरह ही एक ऐसा फील हो कि हम सब इक्वल हैं। बी एजुकेटेड एंड एजुकेट अदर्स। अब एजुकेशन तो सबसे बड़ा जो है एक रिफॉर्म ला सकता है इस चीज़ में, क्योंकि अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम कभी भी किसी भी डिसेबल्ड के साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे कि उसको बुरा लगे। तो एजुकेटेड हो खुद भी और दूसरों को भी एजुकेट करो कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। बी प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव। तो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, हमें सुननी चाहिए उनकी बातें को, एक तरह से एकदम से रिएक्ट नहीं करना हमने। कोई भी डिसेबल्ड अगर पर्सन है तो उनकी बातों को सुनो ध्यान से, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दो कि वो क्या कहना चाहिए। रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, कभी भी गुस्से में कोई चीज़ हमें नहीं करनी है। अवॉइड लेबल्स ऑफ इंस्पिरेशन। अब जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको समझाया कि उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि हम सबसे अलग हैं, तो यही पॉइंट ये बताता है कि अवॉइड लेबल्स ऑफ इंस्पिरेशन। उनको ऐसा मत फील करवाओ, इंस्पिरेशन ऐसे मत दो उनको कि उनको ये फील हो कि हम डिसेबल्ड हैं। इस तरीके से बिहेव करो, इंस्पिरेशन दो उनको, लेकिन मोटिवेशन दो उनको, मोटिवेट करो, लेकिन उनको ऐसा फील ना हो, ऐसे लेबल्स ना लगा दिए जाएं कि भाई तुम्हें ऐसा बनना है या ऐसा बनना है। तो अलग उनको बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी फीलिंग माइंड में आती है तो ये हमेशा डिप्रेशन ही क्रिएट करती है। क्योंकि जो डिसेबल्ड है उनके माइंड में एक ये चीज़ सेटल हो जाती है कि हम जो है वो सबसे अलग हैं और इसीलिए हमें जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंड दैट डिसेबिलिटी इज़ डाइवर्सिटी। अब डिसेबिलिटी जो है वो डाइवर्सिटी है, हर तरह के डिसेबल्ड लोग होते हैं और इतनी डाइवर्सिटी है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी कि उनके साथ इनइक्वालिटी हो। अब इसके बाद जो है एक टॉपिक और था हमारा 1.4 में, लेकिन वो कुछ इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक भी नहीं है और उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं करवाने लायक। वो टॉपिक है एथनिक इनइक्वालिटी। तो एथनिक ग्रुप और एथनिसिटी के बारे में तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी हो, लास्ट वीडियो इस सेक्शन की एथनिसिटी के बारे में, तो एथनिक इनइक्वालिटी जो है वो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो ये सेक्शन 1.4 हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है और कल से हम सेक्शन 1.5 जो है वो स्टार्ट कर देंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।